नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ये इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज 15 नवंबर 2022 को एक जजमेंट है, सिर्फ एक ही जजमेंट जो है वो रिपोर्टेबल जजमेंट है वो प्रोनाउंस की है, जो कि केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो कि अपीलेंट है और एक इंडस्ट्रियल यूनिट है जो कि रिस्पोंडेंट है। तो ये सिविल अपील नंबर ऑफ 2022 जो कि अराइज हुई है स्पेशल लीव पिटीशन सिविल 28366 और 28367 और 2019 से। दोस्तों, यहाँ पर ये हुआ था कि ये हाई कोर्ट एर्नाकुलम की जो ब्रांच है उसके ऑर्डर को चैलेंज किया गया था और यहाँ ये डिस्प्यूट ये था कि डेट ऑफ जो गवर्नमेंट ऑफ केरला ने एक जियो ऑर्डर जो सर्कुलर है वो इशू किया था और इसमें जो बताया था कि जो नई जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो अपना कमर्शियल प्रोडक्शन जो स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 1 जनवरी 1992 से 31 जनवरी 1996 तक के लिए फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। तो इसमें जो पेमेंट थी एनहांस की जो टैरिफिक्स था वो बताया गया कि जो इंसेंटिव्स जो थे गवर्नमेंट ने दिए यहाँ पे जिन्होंने क्लेम करना है बेनिफिट, तो वो अपने इंसेंटिव्स जो है वो डेट ऑफ दी कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वहाँ से मतलब क्लेम कर सकते हैं। लेकिन डिस्प्यूट ये हुआ था कि डेट ऑफ एनर्जाइजेशन और डेट ऑफ कमर्शलाइजेशन का ही एक डिस्प्यूट हुआ था इस केस में और यहाँ पे जो फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन में ये रिजॉल्व क्योंकि वापस मैटर को रिमांड किया गया था और लेकिन जो सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन में ये एक रिप्रेजेंटेशन दी थी रिस्पोंडेंट्स ने जो कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को और ये कहा था कि जो एक और इंडस्ट्रियल यूनिट है वहाँ पर डेट ऑफ दी एनर्जाइजेशन से ही उनका जो डेट है वो टैरिफिक्स जो है वो दिए गए हैं, कंसेशन रेट्स पे दिए गए हैं, तो इनके केस में भी दिए जाने चाहिए। लेकिन जो मैटर जो पेंडिंग ही था वहाँ पे डिविजनल बेंच हाई कोर्ट में और रिव्यू पिटीशन भी डाली गई इस केस में, तो यहाँ पे ये इशू उठाया गया था कि जो ऑलरेडी जिसको डेट ऑफ द एनर्जाइजेशन से ही जो ग्रांट्स किए गए थे टैरिफिक्स उनको गवर्नमेंट ने अपने ऑर्डर से विड्रॉ कर लिया था, तो इस केस में उनका जो है मेंटेनेबल नहीं बनती है, जो रिस्पोंडेंट्स को ये जो रिलीफ है वो मेंटेनेबल नहीं बनती है। लेकिन कोर्ट्स डिविजनल बेंच की कोर्ट्स ने जो है पिटीशन कोर्ट जो है कोई रिलीफ नहीं दी थी अपीलेंट्स को। लेकिन जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर गवर्नमेंट ने कोई सर्कुलर निकाल दिया है और सर्कुलर में अगर डेट ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्शन से ही कैलकुलेट किया गया एक किसी इंडस्ट्रियल यूनिट को अगर दिया गया है, अगर उस इंडस्ट्रियल यूनिट को गवर्नमेंट ने सब्सिक्वेंट ऑर्डर से विड्रॉ कर लिया है तो एक नेगेटिव इक्वलिटी के बेसिस का जो रिलीफ है वो नहीं ले सकते हैं रिस्पोंडेंट। तो इसलिए यहाँ पे अपीलेंट्स की जो अपील है वो अलाउ कर दी थी और ऑर्डर्स को सेट असाइड कर दिया था नीचे की जो डिविजनल बेंच की कोर्ट में। आइए थोड़ा सा फैक्ट्स पे थोड़ा सा गौर डालते हैं। क्या था देखिए, फैक्ट्स ये थे कि 22 नवंबर 2018 का जो ऑर्डर था जो कि एक और ऑर्डर आया था 29 जुलाई 2019 का जो हाई कोर्ट ऑफ द केरला एर्नाकुलम ब्रांच का था। और जो फैक्ट्स यहाँ पे ये निकल के आए थे कि जो अपील जो है रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो है एक इंडस्ट्रियल यूनिट है जिसने अपनी कमर्शियल प्रोडक्शन है वो स्टार्ट की थी 26 मार्च 1995 में और जो एनर्जाइज्ड किया गया था उसको 16 सितंबर 1995 से किया गया था। और गवर्नमेंट ऑफ केरला ने अपना जियो सर्कुलर निकाला और सर्टेन इंसेंटिव्स दिए थे इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो नए इंडस्ट्रियल यूनिट्स स्टार्ट हुए हैं 1 जनवरी 1992 से 31 दिसंबर 1996 फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। और इन रिगार्ड्स टू जो एनहांस टैरिफिक्स था, जो रेट्स जो मतलब टैरिफिक रेट थे वो जो बढ़ गए थे उनका, तो पेमेंट ऑफ एनहांस टैरिफिक्स जो थे वो विच केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1992। तो कई इंसेंटिव्स दिए थे जो कि जो मतलब जो ऑपोजिट मतलब जो गवर्नमेंट ने जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स उनको दिए थे। फर्स्ट जो लिटिगेशन का जो राउंड था उसमें ये डिस्प्यूट हुआ था कि जो रिस्पोंडेंट इंडस्ट्रियल यूनिट है वो क्लेम कर सकता है बेनिफिट फ्रॉम द डेट ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्शन, जो डेट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन थी 26 मार्च 1995 की, और फ्रॉम द डेट ऑफ एनर्जाइजेशन जो कि 16 सितंबर 1995 से थी फॉर द पीरियड ऑफ 5 years।
डिविजनल बेंच ऑफ हाई कोर्ट ने के समक्ष गए तो वहां पे जजमेंट दी कि क्रूशियल डेट जो है वो जियो का इशूड हुआ था गवर्नमेंट ऑफ केरला का 6 फरवरी 1992, जो कि बताता है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्शन। और जो रिस्पोंडेंट का जो इंडस्ट्रियल यूनिट है वो कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी 26 मार्च 1995। और जो अकॉर्डिंगली जो डिस्पोज की गई पिटीशन को एट फर्स्ट इंस्टेंस, जिसमें रिस्पोंडेंट को कहा गया कि डेट ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो एक 26 मार्च 1995 का, और क्लेम ऑफ कंसेशन जो पीरियड है वो 5 साल के लिए जो बताया गया, तो 26 मार्च से 5 साल तक का जो पीरियड है वहीं तक ही लागू होगा। लेकिन यहाँ पर ये 16 सितंबर 2020 का जो 2000 का बता रहे हैं, वो यहाँ पे जो है वो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये थी ऑपरेटिव पार्ट ऑफ जजमेंट, जो पहली राउंड ऑफ लिटिगेशन में ये निकल के आया था। और जब डिसमिस हुई रिट पिटीशन के को फिर रिव्यू पिटीशन डाली गई, रिव्यू एप्लीकेशन पिटीशन डाली रिस्पोंडेंट द्वारा। वहां ये प्रे किया गया कि डेट इंस्टेड ऑफ डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन, डेट ऑफ एनर्जाइजेशन जो है वो कंसीडर्ड केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी को बोर्ड को करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कंसेशन जो है अदर इंडस्ट्रियल यूनिट्स को भी दी है। ये रिव्यू पिटीशन में ये इशू उठाया कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्शन के बजाय डेट ऑफ एनर्जाइजेशन को कंसीडर किया जाए, जो कि दूसरे इंडस्ट्रियल यूनिट्स को दिया डाला गया, ये रिव्यू पिटीशन में डाला गया। अब वो स्टेटमेंट जो डाली गई थी रिव्यू पिटीशन में, यहाँ पे कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया 8 मार्च 2007 को, और कोर्ट ने कहा कि जो रिस्पोंडेंट के पास लिबर्टी है वो अपनी एक रिफ्रेश रिप्रेजेंटेशन है बोर्ड को दे इफ सो एडवाइज्ड। अब इसके बेस अगेंस्ट पे जो कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसने अपनी एक स्पेशल लीव पिटीशन डाली डिविजनल बेंच के हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी 2009 को डिसमिस कर दी। तो ये सीक्वेंस यही हो गया, यहाँ तक यही क्लियर निकल के आया। पहले एक पिटीशन डिविजनल बेंच ने डाली पिटीशन, डिविजनल बेंच में जो डिविजनल बेंच ने ये कहा कि डेट ऑफ दी जो है कमर्शियल प्रोडक्शन कमेंसमेंट जो हुई है कमर्शियल प्रोडक्शन की, वहां से स्टार्ट होगा। अब डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन की जो ऑर्डर को रिव्यू पिटीशन में चुनौती दी गई, उसमें कहा कि रिस्पोंडेंट ने कि दूसरे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको भी ऐसा रिलीफ दिया गया है। यहाँ पर रिस्पोंडेंट ने एक को लिबर्टी दी गई कि वो अपनी एक रिप्रेजेंटेशन दें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। अब उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपीलेंट जो कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है स्पेशली पिटीशन डाली, जो कि खारिज हो गई। ये थी फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन। अब यहाँ पे देखिए, अब लिबर्टी जो दी गई थी, अब चूंकि अभी एक तो फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन खत्म हो गया, अब यहाँ पे जो लिबर्टी दी गई थी डिविजनल बेंच ऑफ हाई कोर्ट ने, और यहाँ पे रिव्यू पिटीशन जो कि फाइल की थी रिस्पोंडेंट ने और जो कि रिजेक्ट हो गई थी कि लिबर्टी ग्रांटेड बाय डिविजनल बेंच ऑफ हाई कोर्ट व्हाइल डिस्पोजिंग द रिव्यू पिटीशन बाय ऑर्डर रिप्रेजेंटेशन वाज फाइल्ड। जो अब यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन देने को बोला गया था कि आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को अपनी रिप्रेजेंटेशन दें, रिस्पोंडेंट ने जो एक अपनी रिप्रेजेंटेशन दी वो बोर्ड ने अब यहाँ पर रिजेक्ट कर दी, क्योंकि स्पेशली पिटीशन डिसमिस हो गई थी। अब रिप्रेजेंटेशन दी वो बोर्ड ने रिजेक्ट कर दी और एक अपना रिजल्ट ऑर्डर दिया 31 अगस्त 2007 को। अब यहाँ पर अब उस रिजेक्शन के बाद एक अलग से फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन आ गया और उस ऑर्डर के ऊपर अलग से एक रिट पिटीशन है वो फाइल की, जो कि रिस्पोंडेंट द्वारा। यहाँ पे ये कंटेंशन लगाई, ये कंटेंशन ये थी कि जो सिंगल जज थे हाई कोर्ट ने, उन्होंने सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन में ये उठाया कि जो बेनिफिट ऑफ 5 years है, एग्जेम्पशन फॉर द एनहांस्ड पावर टैरिफ्स हैव बीन ग्रांटेड टू अदर इंडस्ट्रियल यूनिट्स, एक दूसरे इंडस्ट्रियल यूनिट को दिया गया, उस इंडस्ट्रियल यूनिट का नाम बताया गया, वहां पर डेट ऑफ द एनर्जाइजेशन से दिया गया है। अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी डायरेक्शन दी जाए रिस्पोंडेंट दैट की इंडस्ट्रियल यूनिट जो है, रिस्पोंडेंट जो है, इस केस में जो रिस्पोंडेंट है वो एंटाइटल्ड है 5 साल के फ्रॉम द डेट ऑफ द एनर्जाइजेशन से, क्योंकि एक इन्होंने ये इशू उठाया कि 5 साल की जो पीरियड जो किसका जो पीरियड है वो डेट ऑफ एनर्जाइजेशन से उठाया जाए, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन डिसमिस कर दी, फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस हुआ, एक रिट डाली गई। अब यहाँ पर ये कहा कि दूसरे इंडस्ट्रियल यूनिट जो का नाम बताया कि इनको भी ऐसा दिया गया है, तो अब यहाँ पर रिट पिटीशन ने डिस्पोज कर दी सिंगल जज साहब ने, और ऑर्डर ये था वो ये बताया गया। अब उस ऑर्डर को चैलेंज किया अपीलेंट ने कि वहां पे यही बताया कि रिस्पोंडेंट को कि एडजस्ट कर लें, और यहाँ पर ये सिंगल जज जो ऑर्डर थे उन्होंने ये दिया कि पिटिशनर को भी वो सेम क्लेम मिलना चाहिए जो कि डेट ऑफ द एनर्जाइजेशन से ही कैलकुलेट हो रहा हो, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ द
जो कमेंसमेंट ऑफ दी जो कमेंसमेंट ऑफ द कमर्शियल यूनिट है वहां से नहीं हो, बल्कि डेट ऑफ एनर्जाइजेशन से ही उनको मिलना चाहिए, क्योंकि एनर्जाइजेशन जो था वो बाद में हुआ था। अब उस ऑर्डर को चैलेंज किया डिविजनल बेंच के समक्ष रिट अपील डाल के, वो भी डिसमिस हो गई अपीलेंट की। उसमें ये बताया कि बोर्ड ने एक डिफरेंट व्यू लिया है, एक इंडस्ट्रियल यूनिट को दे दिया है, अब कंसेशन उनको डेट ऑफ एनर्जाइजेशन से दी गई है rather than from the date of commercial production, तो इस केस में इनको भी मिलना चाहिए ऐसा। तो इस केस में उनको फिर उसके डिसमिस होने के बाद, रिट अपील डिसमिस होने के बाद रिव्यू पिटीशन डाली अपीलेंट में, और यहां पर ये नोटिस बताया कि जो क्लेम है वो जो जिस इंडस्ट्रियल यूनिट को दिया गया था, वो जो जिस इंडस्ट्रियल यूनिट के बारे में बताया गया था कि इनके जो पैरिटी है इनके साथ दिया गया है, तो उसका जो है ऑर्डर जो है वो विड्रॉ कर लिया, रिस्पोंडेंट ने अपने ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया कि इनको इस इंडस्ट्रियल यूनिट को भी नहीं मिलना चाहिए, जो कि डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। तो अब ऐसे केस में जो कहा गया है कि फ्रॉम द डेट ऑफ एनर्जाइजेशन से कि मिलना चाहिए जो रिलीफ है, अब यहाँ पे लॉस्ट इट्स इफेक्ट, स्टैंड्स और डिमोलिश्ड, क्योंकि अब इन्होंने वो कहा कि जिसको दिया गया था उसी को हमने विड्रॉ कर लिया, तो इसलिए यहाँ पर इट लूजेस इट्स इफेक्ट और स्टैंड्स एंड जो है वो डिमोलिश्ड होता है। और जजमेंट का जो बेनिफिट दिया गया इंडस्ट्री यूनिट का फ्रॉम द डेट ऑफ द एनर्जाइजेशन जो है उसे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। और रिव्यू पिटीशन जो है लेकिन डिविजनल बेंच ने उस रिव्यू पिटीशन को डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया, इस ग्राउंड पे, इस प्रेमाइस पे कि एक बार बेनिफिट एक्सटेंड हो गया है और रिव्यू कर दिया है बोर्ड द्वारा, अब इवन जो रिव्यू करने के बाद भी इट विल नॉट एफेस द फाइंडिंग ऑफ द जजमेंट, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ द चैलेंज था वो अपीलेंट ने किया था बिफोर दिस कोर्ट, डिविजनल बेंच के सामने वो अपीलेंट को चेंज किया लिया था। आप सब्सिक्वेंटली आप इसे मतलब विड्रॉ कर लेते तब भी सब्जेक्ट मैटर था वो ऑलरेडी चैलेंज किया जा चुका था, तो उस ऑर्डर का एक्सट्रैक्ट लिया गया। अब इसके ऑर्डर के अगेंस्ट में स्पेशल लीव पिटीशन डाली गई, लेकिन यहाँ पर एक और ग्राउंड उठाया गया कि इस कंपनी एक ऑब्जेक्शन एक और दिया गया कि जो रिस्पोंडेंट यूनिट को एक्सटेंशन ऑफ द पीरियड ऑफ एप्लीकेशन है प्री 1992 से पहले भी फॉर द पीरियड वेयर द 50% more power cut in terms of board's order, but that has not been extended to respondent. ये पहले सब्जेक्ट मैटर नहीं था कंट्रोवर्सी का, एक और ऑब्जेक्शन उन्होंने रेज किया। अब यहाँ पर अपील डाली गई, अपील डाली मतलब स्पेशली पिटीशन डाली, दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी कंटेंशन रेज की। अब माननीय कोर्ट ने अपना यही निर्णय सुनाया कि देखिए कि जो क्लेम जो बताया गया है यहाँ पर दोनों पार्टीज के सुनने के बाद ये बताया कि सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन में ये बताया कि दूसरा एक यूनिट है उसको फ्रॉम द डेट ऑफ एनर्जाइजेशन से ही कंसीडर किया गया था, जो कि टच स्टोन था फॉर ग्रांटिंग एग्जेम्पशन फ्रॉम एनहांस्ड पावर टैरिफ्स फॉर द पीरियड ऑफ 5 years इन टर्म्स ऑफ जियो डेटेड 6 फरवरी 1992। लेकिन जो फाउंडेशन था जिसका रेस्पोंडेंट का जिस इंडस्ट्री यूनिट प्रोसीड हुआ था वो नलिफाइड हो गया, क्योंकि एक ऑर्डर निकाला 22 नवंबर 2001 को, उसमें जो बेनिफिट था उसको विड्रॉ कर लिया फ्रॉम एनहांस्ड पावर टैरिफ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एनर्जाइजेशन से, तो जो कि रिमेन अनचैलेंज्ड। उस ऑर्डर को जो विड्रॉ कर लिया गया था उसको अनचैलेंज्ड रिस्पोंडेंट ने चैलेंज नहीं किया उस ऑर्डर को, तो एंड दिस बीइंग एन एरर अपीरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, ये एरर बनती है फेस ऑफ रिकॉर्ड पे। द फाइंडिंग हैज बीन रिटर्न्ड बाय द डिविजनल बेंच ऑफ हाई कोर्ट होल्डिंग की जो विड्रॉल ऑफ द एग्जेम्पशन in case of so and so will not efface the finding recorded in the bench judgment in the exercise of the jurisdiction under article 226 of constitution read bill 47 of the CPC। लेकिन कोर्ट ने कहा जो डिविजनल बेंच ने जो ऑब्जर्वेशन दी है, लेकिन हमारे व्यू में इट्स डज नॉट होल्ड गुड एंड इज नॉट सस्टेनेबल इन लॉ, क्योंकि उसको चैलेंज नहीं किया गया उस ऑर्डर को, और ये एक जो है ये सस्टेनेबल नहीं है। इसमें जो डिविजनल बेंच ने ये अपना जो निर्णय सुनाया है, तो इसके बेसिस पे एक रिस्पोंडेंट ने कहा कि रिस्पोंडेंट एक और कंटेंशन रेज की कि बेनिफिट एग्जेम्पशन हुआ था फ्रॉम 6 फरवरी 1992 के फ्रॉम, लेकिन ये का जो एक और ऑब्जेक्शन जो उठाई थी उन्होंने कहा था कि
has not been extended to ये what was prayed for is something does not emerge contemplate from the GO order से and the order has been withdrawn with whom the parity was claimed by the order. तो अब कोर्ट ने कहा कि no negative equality would have been claimed by the respondent taking aid of article 14 of the constitution. जिस इंडस्ट्री यूनिट का वो एग्जांपल दे रहे थे कि इनको दिया गया ऑलरेडी उसको विड्रॉ कर लिया गया, तो ऐसे केस में कोई नेगेटिव इक्वलिटी जो है वो क्लेम नहीं कर सकते हैं रिस्पोंडेंट आर्टिकल 14 का कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस देते हुए। तो अब दूसरा जो बताया था कि ऑब्जेक्शन रेज की गई थी 214 दिन का जो मिला गया है 50% मोर पावर कट जो कंसर्न, कोर्ट ने कहा कि ये सब्जेक्ट मैटर नहीं था चैलेंज बिफोर द हाई कोर्ट। ऑर्डर जो प्लेस किया गया रिकॉर्ड जो बेनिफिट और 214 was extended to the present respondent as well as it is reflected from the 18th October 2000 जो कि एनेक्शन लगा रखा था उन्होंने। तो कोर्ट ने कहा कि वो सब्जेक्ट मैटर नहीं था उसका, लेकिन जो ऑर्डर था बेनिफिट जो दिया गया था जो बता रहे हैं ऑब्जेक्शन में वो इनको भी रिस्पोंडेंट को भी मिला है, तो कॉन्सिक्वेंटली अपील को अलाउ कर दिया और अकॉर्डिंगली अलाउ कर दिया और जजमेंट जो पास की गई थी हाई कोर्ट ऑफ केरला की उसको सेट असाइड कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना और जो बोर्ड था उसने अपना ऑर्डर जिस यूनिट को दिया गया था उसको ऑलरेडी विड्रॉ कर लिया था, इसलिए फ्रॉम डेट ऑफ द एनर्जाइजेशन से बनता नहीं है इसमें। तो इसलिए कर्नाटका स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो अपील थी वो अलाउ कर दी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक सब्सक्राइब कर दें चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।